मुंबई से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुर्ला, विक्रोली और भांडुप में बारिश क्योंकि लगातार हो रही है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरे तरीके से प्रभावित हो चुका है। सड़कों पर लबालब पानी आप देख सकते हैं। वाहन चालकों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर भी पानी भर गया है। इस स्टेशन पर पानी भरने से कई ट्रेनें बाधित हुई हैं, उनके समय में भी परिवर्तन करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, सड़कों पर पानी भर चुका है, नदियों में तब्दील हो चुकी हैं ये सड़कें, और ऐसे में जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख पाएंगे, स्टेशन पर भी पानी भर चुका है और ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही भी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा है, कुछ ट्रेनों का जो समय है उसको डिले करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, ट्रैफिक थम सा गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पाएंगे, मुंबई में वैसे भी जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और जब बारिश हो जाए तब तो और भी ज़्यादा परेशानी का सामना मुंबई वासियों को करना पड़ रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई और ऐसे में जाम की समस्या से मुंबई वासियों को दो चार होना पड़ रहा है। खासकर जो सुबह सुबह दफ्तर के लिए लोग निकल रहे होंगे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी, जो काम के पर लोग निकल रहे होंगे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इस जाम के चलते, और क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है और अभी भी कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि सड़कों पर पानी भर चुका है। गाड़ियां देखिए कैसे पानी में डूब चुकी हैं। प्रीति, बिल्कुल 3 तस्वीरें पे दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है, गाड़ियां इसमें डूबती हुई नजर आ रही हैं। जो वाहन चालक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई दफ़ा तो पानी भर जाने से और गाड़ियों में इस पानी के चले जाने से गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरीके से धक्का गाड़ियों को मार रहे हैं। लोग देखिए देर शाम, ये महिला जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है, इनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि हर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, असम में लगातार बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे पलक। बिल्कुल, तो ये मुंबई की तस्वीरें हैं। अमूमन हर राज्य से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। असम में भी लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ से वहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम में बारिश और बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें प्रभावित हैं, कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं और तस्वीरें आप देख पाएंगे और देखकर आप समझ पाएंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं लोगों की वो भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि ये पूरे गांव के गांव इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं। बाढ़ से भारी तबाही अब तक असम में हो चुकी है। 78 लोगों की मौत और कई हज़ारों लोग प्रभावित हो चुके हैं। पशुओं को सबसे ज़्यादा समस्या ऐसे में हो रही है। असम में बाढ़ और बारिश अभी भी कहर बरपा रही है। 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, आंकड़ा कह रहा है। असम में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा पा रहे, जो उनकी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की वो पूरी नहीं हो पा रही। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। असम के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ तबाही मचा रही है या बारिश तबाही मचा रही है। पहाड़ी इलाकों में भी कुछ यही हाल है, हिमाचल उत्तराखंड में भी कुछ यही हाल है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कमोवेश तस्वीर एक जैसी ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात नेपाल की करें तो नेपाल में भारी बारिश आफत बन चुकी है। नेपाल में बारिश और बाढ़ से अब तक 62 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई लोग लापता हैं। नारायणी, इसके अलावा बागमती, त्रिशूली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये नेपाल की तस्वीरें आप देखिए और नेपाल में भारी बारिश की वजह से असम, बिहार, इन सभी जगहों पर भी बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इसकी बड़ी वजह यही है। लेकिन आप देखिए नेपाल में भी हालात ऐसे ही हैं। अब तक 62 लोगों की जान ये बारिश ले चुकी है। सड़कें डूब चुकी हैं पानी में, लोगों का रेस्क्यू वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। तमाम ये लोग जिनके आशियाने पानी में डूब गए, इनके पास अब रहने को घर नहीं है, सारा सामान खराब हो चुका है। इन लोगों को जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। कई
मवेशियों की भी मौत की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि उनको तो बचा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में देखिए किस तरीके से जो सेना है वो लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब तक 62 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी आप समझिए कि अभी तो जो बारिश है उसका दौर शुरू ही हुआ है, आगे भी बरसात यूं ही चलती रहेगी, यानी कि हालात और ज़्यादा आगे ख़राब होंगे। आम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि लगातार आप देखिए उनके घरों में पानी घुस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थी वो सड़कें आज पानी में डूबी हुई हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, बच्चे घरों में कैद हैं और जहां पर हालात बद से बदतर हैं वहां से सेना लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है। और देखिए फिलहाल नेपाल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तक 62 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और इस बीच अगर अखबारों की बात की जाए तो यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है कि भारी बारिश से देश के कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा स्थगित रही और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं यूपी में बाढ़ में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस बीच श्रावस्ती में 11 और खुशीनगर में 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया है रेस्क्यू टीम के द्वारा। और साथ साथ में इसके साथ साथ श्रावस्ती नदी में अगर बात की जाए तो 11 और कुशीनगर में 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 400 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जितने भी लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं और मुस्तैदी बढ़ाने की भी बात यहां पर कही गई है। तो वहीं दैनिक जागरण की अगर बात की जाए तो यहां पर बताया भी गया है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसको लेकर फिलहाल सरकार सख्त है और टीमों को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ से निपटने के लिए फिलहाल टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश से देश के कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चारधाम यात्रा स्थगित होने की वजह से 2500 तीर्थयात्री फंस गए। चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी खबर है कि वो स्थगित रही है। उत्तराखंड में एक सप्ताह से भारी बारिश की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की लगातार जानकारी और तमाम अखबारों ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया। देखिए इस वक्त देश के बड़े राज्य हैं जो कि बारिश से इस वक्त प्रभावित हैं, लेकिन कुछ राज्य जहां पर स्थिति गंभीर है, स्थिति विकराल है, उसमें उत्तराखंड का भी एक जिक्र होता है जहां पर पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। और इसी वजह से फैसला ये लिया गया और शासन की तरफ से एडवाइजरी ये जारी की गई कि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए वहां पर पहुंचे हैं वो ऋषिकेश में ही रुक जाए। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई। अब वो सोचिए जो लोग वैसे होंगे जो कि यमुनोत्री या फिर गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। बीच में ही कैंप में उनको रोका जा रहा है ताकि जो स्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर ना हो। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया गया था। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि भूस्खलन लगातार हो रहा है और भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर जो हालात हैं वो विषम है और प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि लोग अलर्ट रहें। इसके अलावा ये भी जो जानकारी है वो ये कि राज्य में यानी कि उत्तराखंड में अब कोटे से 7% ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सामान्य कोटा 259 मिलीमीटर का है। पूरे मानसून के सीजन में उत्तराखंड में 1162.2 मिलीमीटर औसत बारिश को सामान्य मानसून कहा जाता है। इस बार बारिश क्योंकि लगातार हो रही है। जोशीमठ की बात करें तो अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ में पांडुकेश्वर के पास भूस्खलन की जानकारी है। बिजली फोन नेटवर्क ठप है। इसके अलावा अगर गौरीकुंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में डोलिया देवी के पास भूस्खलन हुआ, रास्ता बंद है। केदारनाथ जा रहे 3000 यात्री फंस गए। इसके अलावा खबर नैनीताल से अगर बात करें तो वहां पर रामनगर के रानीखेत से जोड़ने वाला पुल बह गया है। इसके अलावा हल्द्वानी में अगर बात करें तो अल्मोड़ा और टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर भूस्खलन की जानकारी है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और भारत 24 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एहतियाती कदम उठाएं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो कई हिस्सों में विषम बने हुए हैं। तो वहीं देखिए यूपी में भी बाढ़ को लेकर अब एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। अगर कहीं भी जल जमाव होता है तत्काल उसका समाधान करने को कहा है। बाढ़ से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो या अगर कहीं जल जमाव हो भी जाता है तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा लोगों को मिल सके। बात अगर करें हम और तमाम राज्यों की, हिमाचल उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है, कई जगह पर सड़कें धंस चुकी हैं।
पहाड़ी राज्यों में कई जगह पर भूस्खलन की वजह से जो पर्यटक है वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। हिमाचल उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। राजस्थान के चुरू में 24 घंटे में 141 mm बारिश हुई है। राज्य में अभी 98 मार्ग पुल बंद हैं, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है और अभी भी सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं बात जम्मू कश्मीर की करें। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों जवानों को सुरक्षा बलों ने श्रद्धांजलि दी। 2 जवानों का बलिदान और ऐसे में नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। आतंक पर प्रहार लगातार किया जा रहा है। 6 आतंकियों का सफाया अभी तक किया जा रहा है। 2 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था और कल खबर आई थी कि 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। घाटी में आप देखिए आतंकियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और किस तरीके से जो आतंकी है वो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस बार 6 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, लेकिन 2 जवान शहीद इस मुठभेड़ में हो गए। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जोशीमठ के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और तस्वीरें भी फिलहाल अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव पर उनके द्वारा कहा गया कि बद्रीनाथ के लोग सनातन और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और फिलहाल वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह अवसर था, जहाँ पर इस मौके पर वो पहुंचते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और पूजा भी उनके द्वारा की जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जोशीमठ के राम मंदिर से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का बीते रोज कार्यक्रम हुआ, क्योंकि कल का मौका बेहद खास था। एक तरफ जय जगन्नाथ का उद्घोष, तो दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर जोशीमठ के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेड़ लगाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी मौजूदगी रही। जनता को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर, वहां पर इंदौर में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इन तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे, आपको यहाँ पर भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भी नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो किसी क्षेत्र से आते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और लोगों से उन्होंने अपील की थी कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसके बाद से ही देश भर में अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलग अलग जगहों पर इस अभियान से लोग जुड़ते रहे और इसी कड़ी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाया और साथ ही साथ वृक्षारोपण के लिए भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं और देखिए तमाम जो बड़े चेहरे उनकी मौजूदगी में यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है, पौधारोपण हुआ है। और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण को लेकर के इसके संरक्षण के लिए लगातार मैसेज दिया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग इसमें कदम बढ़ाएं और ये कदम इस रूप में कि वो एक पेड़ एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम सभी को मिलकर के पर्यावरण को बचाना है और इसी के लिए एक पेड़ लगाना है। और इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि देशवासी इसके लिए आगे आएं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और तब से उनके इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, कुछ ऐसी तस्वीर कोटा से सामने आई जब ओम बिरला ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कोटा में भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पेड़ लगाया। लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया और कहा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। तो 5 जून पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं, पौधारोपण करें और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोटा से ये तस्वीरें ओम बिरला, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया सुनिए। दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभाव करता है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है। हमारी पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के देशों से भी आह्वान किया, भारत में भी आह्वान किया कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो।
हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो जीवन में जो भी हम काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसीलिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। देश की सीमाओं पर अब निगरानी होगी आसान। अगले साल वायुसेना लॉन्च करेगी पिक्सल सैटेलाइट। आपको बता दें कि वायुसेना ने स्टार्टअप पिक्सल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ऐसे में स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप पिक्सल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। पिक्सल सैटेलाइट का कंट्रोल वायुसेना के पास होगा, जिससे सीमाओं की निगरानी और आसानी से और आराम से होगी। और जाहिर सी बात है, जब सीमाओं की निगरानी होगी तो देश और ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी देश की वायुसेना मजबूत है तो वो देश महफूज है, वो देश सुरक्षित होता है। और इस बीच जयपुर से खबर, जहां पर शाहपुरा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल रोडवेज की बस और ट्रेलर के बीच में भिड़ंत हुई है। ये टक्कर की खबर फिलहाल मिल रही है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से जयपुर रोडवेज की बस जा रही थी, लेकिन अचानक से टक्कर हो जाती है। इस टक्कर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मौत हो जाती है। तो जयपुर के शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज की बस और ट्रेलर के बीच में ये भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं बस में सवार 20 से ज्यादा यात्रियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं। कारण क्या कुछ रहे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। किसी की लापरवाही रही ड्राइवर की या फिर ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा होता है, ये फिलहाल बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल रोडवेज की बस और ट्रेलर के बीच में भिड़ंत की खबर जयपुर से। चलो एक बार फिर से अखबारों के पन्ने पलटते हुए एक और अहम खबर आपको बता दें। गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कमाल। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और केस क्लियर करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1170 केसों का निपटारा किया गया। गर्मियों में सुनवाई के लिए रिकॉर्ड 20 बेंचेस का गठन हुआ, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब कोर्ट्स में छुट्टी होती है तो वेकेशन बेंच होती है और अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर जो प्रोसीडिंग की जो प्रक्रिया होती है अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत धीमी होती है, क्योंकि वेकेशन बेंच है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया, क्योंकि जो बेंच बनाई गई थी उसमें रिकॉर्ड 1170 केसों का निपटारा हुआ। सुनवाई के लिए 20 बेंचेस का गठन किया गया था। तो देखिए, ये जो तमाम जो वेकेशन बेंच थी इसमें कई मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान आपको याद होगा कि नीट जैसे अहम विषय भी इसी वेकेशन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर भी सुनवाई हुई। और अब जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है वो ये बताता है कि गर्मी की छुट्टी में, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही थी और जो वेकेशन बेंच थी, यानी कि जो रेगुलर बेंच नहीं थी, क्योंकि रेगुलर बेंच वो होता है जहां पर नॉर्मल डेज में, यानी कि अभी के वक्त में जहां पर केसेस सुनी जाती है, लेकिन जो दूसरा बेंच होता है वेकेशन बेंच, वो उस वक्त होता है जब तमाम जो वकील, जजेस जिनकी छुट्टी होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक वक्त पर छुट्टियां होती है, 1 महीने की अवधि होती है, तो इस दौरान वेकेशन बेंच वहां पर बैठती है। और इस बार वेकेशन बेंच ने रिकॉर्ड किया है। केस क्लियर करने के मामले में भी वहां पर देखने को तेजी देखने को मिली है और सुनवाई के लिए जो 20 बेंचेस का गठन किया गया उसने रिकॉर्ड सुनवाई इस बार की है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 की मौत हो गई, 43 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 70 ग्लाइड बम इस दौरान दागे गए हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, विध्वंसक होते जा रहा है। वॉर जोन से कई ऐसी दिल को दहला देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो शहर के शहर है वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर 55 हवाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक की हैं। आपको बता दें, इसमें 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक हुई हैं। कई लोगों की इसमें मौत हुई है, 43 से ज़्यादा इसमें घायल हो चुके हैं और 11 लोगों की मौत की जानकारी है। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते बता देते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से केस हैं जिस पर सुनवाई होगी। सबसे अहम इसमें नीट यूजी परीक्षा का मामला, जिसमें जो याचिका दायर की गई है, सभी याचिकाओं को क्लब करके आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिस पर आज सर्वोच्च अदालत सुनवाई करने वाला है। एनटीए की ट्रांसफर याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा, सौम्या विश्वनाथन हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 4 दोषियों की सजा को निलंबित करने और जमानत देने के मामले में जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया उस पर सुनवाई होगी। तीसरा,
तीसरा अहम मामला निठारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 2006 का ये पूरा मामला। इसके अलावा फिल्म आंख मिचौली से संबंधित याचिका पर भी आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। दिव्यांग लोगों का मजाक बनाने का आरोप लगाने वाली याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा बिल्डेड बायर्स एग्रीमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसको लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई होगी। बाइक बोर्ड घोटाला, इस पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। इस पर भी आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। आपको ये बताते चले कि ये तमाम अहम मामले हैं। इसके अलावा साधु सिंह धर्मसोत के मामले में भी सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मामले में। आर्टिकल 370 मामले को लेकर के भी जो याचिका दायर की गई थी, इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब इस पर भी तमाम तरह की दलीलें रखी जाएंगी। निलंबित आईएएस रानू साहू से भी जुड़ा जो पूरा मामला है और इस पर जो याचिका दायर की गई थी उस पर भी सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। छवि रंजन, जिन्होंने जमानत याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से, और उस पर भी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। क्या होता है और क्या राहत मिलती है वो या नहीं, वो देखना होगा। लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का मामला, इसको लेकर के भी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। स्कूल्स में दरअसल सैनिटरी पैड को लेकर के पूरा मामला पहुंचा था। अब हिट एंड रन मामले में भी सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करने वाली है। आपको बताते चले ये भी एक बहुत अहम मामला है जिस पर सर्वोच्च अदालत का क्या रुख होगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जिला कोर्ट को ई फाइलिंग को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर भी सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्वाति मालीवाल से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें आरोपी विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई होगी। छवि रंजन, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया कि उनकी याचिका पर भी सुनवाई होगी सर्वोच्च अदालत में। अमनदीप सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, तो ये भी एक अहम केस है। जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। सिख दंगे से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसमें जगदीश टाइटलर ने जो याचिका दायर की थी उस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा के कविता ने जो याचिका दायर की थी उस पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। तो ये तमाम वो केस है जिन पर आज अलग अलग कोर्ट सुनवाई करने वाला है।